नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बिहार की तर्ज पर हरियाणा में भी एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा में भी मतदाता सूची का विशेष विस्तृत पुनरीक्षण होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने ये जानकारी दी है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर नई मतदाता सूची तैयार होगी। साथ ही सभी बीएलओ मतदाता सूची का मिलान भी करेंगे। हरियाणा में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का कार्य लगभग 23 सालों के बाद हो रहा है। ऐसे में एसआईआर को लेकर क्या है हरियाणा में माहौल और किस तरह की तैयारियां देखने को मिलने वाली हैं, यह सवाल है। तो हरियाणा में एसआईआर होगा, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके तहत वोटर्स जो हैं, एक्चुअल वोटर्स जो हैं, उनकी जांच की जाएगी। बिहार में भी एसआईआर को लेकर विवाद देखा हमने, विपक्ष का जो हल्ला बोल भी देखा एसआईआर के विरोध में। और अब जो सरकार है प्रतिबद्धता जता चुकी है, न्यायालय में भी इस मामले को लेकर जाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में किसी तरीके की चीजें नहीं पाई जाती हैं या सब कुछ सही पाया जाता है तो पूरे देश में लागू नहीं होगा। तमाम मत हैं। अब ऐसे में हरियाणा की तैयारियां कितनी हैं और किस तरह का माहौल अब देखने को मिलेगा, ये सवाल है। इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। जिस तरह से कोविड काल में नए नए शब्द प्रचलित और चर्चित हुए थे, उसी तरह चुनावी प्रक्रिया, वोटर्स लिस्ट और पारदर्शिता को लेकर भी एसआईआर खूब चर्चित हो रहा है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, यानी मतदाता सूचियों का विशेष सघन पुनरीक्षण। खबर ये है कि बिहार में चर्चित हुआ एसआईआर अब छलांग लगाता हुआ हरियाणा में पहुंच गया है। बिहार की तरह ही हरियाणा में भी एसआईआर होगा और यहाँ नई मतदाता सूचियां बनेंगी। प्रदेश के सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास का कहना है कि चुनाव आयोग के आदेश पर प्रदेश में यहाँ भी एसआईआर लागू होगा। बिहार में बवंडर मचाने वाला एसआईआर 1000 किलोमीटर छलांग लगाता हुआ हरियाणा में पहुंच गया है। अब हरियाणा में भी एसआईआर लागू होगा, ये आदेश चुनाव आयोग ने दिए हैं। दरअसल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने गड़बड़ियों के आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती है, लगता है उसी का असर है कि हरियाणा में अब एसआईआर लागू होगा। गौरतलब है कि इस नए आदेश के तहत 2002 की मतदाता सूचियों का मौजूदा सूचियों से मिलान होगा। जिनका नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में है, उन्हें अब कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से उनके बीएलए के नाम भी मांगे हैं। साथ ही सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सियासी दलों को कहा है कि वो अपने अपने बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट्स 30 सितंबर तक नियुक्त कर दें और इसका ब्यौरा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजें। इन्हीं के आधार पर बीएलओ यानी सरकारी बूथ लेवल ऑफिसर्स सूचियों को त्रुटिहीन करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष खासकर कांग्रेस ने चुनाव में कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। बिहार और हरियाणा के बाद ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नई हिदायतें दी थी। ये सब उसी का नतीजा है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो एसआईआर को लेकर हरियाणा में गहमागहमी अब शुरू हो गई है। कितनी तैयारियां, क्या कुछ परिवर्तन होंगे एसआईआर के लागू होने के बाद? हालांकि अब तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। सूची तैयारी को लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी मैराथन तैयारियां हैं। कितना परिवर्तन होगा, किस तरह का असर अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ये तमाम सवाल हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, बिहार के बाद अब हरियाणा में एसआईआर की तैयारी, सबसे पहला सवाल है कि क्या देख रहे हैं, कितनी गहमागहमी और किस तरीके की स्थिति मौजूदा समय बनी है? देखिए सौरभ, एसआईआर सर बड़ा टिपिकल शब्द है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सर का मतलब क्या है। बिहार में इसने बवंडर मचाया है। जैसे हमने कभी देखा था कोविड काल में कई क्वारंटाइन, पता नहीं क्या क्या शब्द आए थे, पहली दफा सुने थे, प्रचलित हुए, चर्चित हुए, और अब सर भी बहुत चर्चित हो गया है। बिहार से हरियाणा की दूरी 1000 किलोमीटर है, 1015 किलोमीटर। बिहार में तो चुनाव है 1-1.5 महीने में, लेकिन यहाँ तो चुनाव भी नहीं है दूर दूर तक। हरियाणा में एक क्यों जरूरत पड़ी?
दरअसल एसआईआर को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, बिहार में जिस तरीके की रिट डली है, विपक्षी दलों ने कहा कि बहुत गड़बड़ियां हैं, ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई और आदेश दिए कि एसआईआर पूरे देश में लागू होगा। अब हरियाणा में पहले क्यों लागू हो रहा है? चुनाव तो है नहीं। दरअसल हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए सौरभ, उसमें जिस तरीके की चीजें सामने आई है या जो गंभीर आरोप लगे हैं, चुनाव हारने वाले कांग्रेस के 18 उम्मीदवारों ने अलग अलग रेट डाली है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। पीछे पानीपत में एक वो सरपंच का मामला था, मोहित मलिक, गुआना लाखू गांव, वो सरपंच सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और वहां जाके फैसला पलट गया। आज आपको बताता हूं, आज एक मीडिया रिपोर्ट आई है सौरभ, कर्नाटक में एक, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में एक कांग्रेस विधायक है, उसका चुनाव रद्द हो गया, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। वजह यह बताई गई कि आरोप लगे थे कि गड़बड़ी हुई है, तो जो आवेदन, जो याचिका डाली गई थी, उसके याचिका डालने के बाद हाई कोर्ट ने गिनती करवाई तो वहां भी फैसला बदल गया। कांग्रेस का जीता हुआ विधायक अब हार गया है और बीजेपी का जो हारा हुआ वो जीत गया। ये आज की मीडिया रिपोर्ट है। हाँ। इस तरह की जो चीजें सामने आई और जिस तरह की हरियाणा में शोर मचा है जी, ईवीएम्स पर आरोप लगे, उसमें जो लाइट थी, उसकी जो बैटरी थी, उस पर आरोप लगे, गिनती में प्रोसीजर को लेकर गिनती, तमाम तरह की चीजें सामने आई। देखिए, आरोप का मतलब सच्चाई नहीं होती, बिल्कुल, कोर्ट भी कहता है आरोप का मतलब एक शिकायत आरोप है, उसको साबित करना होता है। बिल्कुल। अगर हरियाणा में आरोप लगे हैं, मैं ये कहता हूं, अगर आरोप लगे कहीं भी हो, हरियाणा क्या किसी और स्टेट में भी कहीं भी हो, अगर कोई गंभीर आरोप होते हो तो इसका मतलब, देखिए, धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होती है, कुछ ना कुछ तो होता है, भले ही इतना ना हो जितना शोर होता है, लेकिन चीजें धीरे धीरे कुछ सामने आ रही है, उससे ये पुख्ता लगता है। जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है बिहार वाले मामले में, और अब ये कहा है कि हरियाणा में एसआईआर लागू होगा। हरियाणा के सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने टोटल न्यूज को बातचीत में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के आदेश आए कि हरियाणा में एसआईआर लागू होगा, जबकि यहाँ चुनाव तो है नहीं। तो 2002 की जो मतदाता सूचियां थी, आज की जो मतदाता सूची है, उनसे मिलान होगा। और ये भी आदेश दिए गए हैं कि अगर मतदाता सूची में किसी का नाम पहले से मौजूद है तो उससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा सकता। नई तरह की व्यवस्था सामने आई है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुनावी मामलों में अपनी रिट को एडमिट कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, फैसले दे रहे हैं, तो लगता है जो आरोप है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो जरूर है। ठीक है महेश, जो एसआईआर को लेकर गहमा गहमी का माहौल हमने बीते दिनों बिहार में देखा, जैसा देवेंद्र ने भी जिक्र किया, जाहिर सी बात है बड़ा बवंडर हुआ, बड़ा प्रदर्शन हुआ, इसको लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे। विपक्ष तो ये तक कहने लगा कि सरकार जो एसआईआर लागू करना चाह रही है वो कहीं ना कहीं वोटर्स जो है, मौजूदा वोटर्स, उनके जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगे। ऐसे में हरियाणा में एसआईआर की ज़रूरत या फिर पूरे देश में एसआईआर की ज़रूरत की हम व्यापक तौर पर बात करें तो क्यों पड़ी? और सवाल ये भी कि एसआईआर के बाद आने वाले समय में क्या परिवर्तन होगा? 2002 की मतदाता सूची से मिलान होगा तो कितनी ट्रांसपेरेंसी निकलकर सामने आएगी? क्या इसके पीछे मकसद ट्रांसपेरेंसी लाना है और जो आरोप है उनको दरकिनार करना है? क्या कहा जा सकता है? देखिए, जिस वक्त बवंडर मचा हुआ था बिहार में एसआईआर को लेकर, एक नया शब्द सुनने को मिला था, उसके बाद हरियाणा प्रदेश में भी ये होगा। टोटल न्यूज़ ने खुलासा किया था कि 2 प्रदेशों में, बिहार के बाद 2 प्रदेशों में एसआईआर लागू किया जाना है, एक पश्चिम बंगाल और एक हरियाणा प्रदेश। दोनों प्रदेशों के नाम टोटल न्यूज़ की तरफ से पहले से जाहिर कर दिए गए थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये आदेश दिया गया एसआईआर पर अलग अलग मामलों में सुनवाई के बाद कि पूरे देश में एसआईआर लागू किया जाएगा, तो अब हरियाणा प्रदेश में एसआईआर को आगे बढ़ाने की जो बात है वो शुरू हो चुकी है। ये मानकर चलिए कि 2002 में जो वोटर था वो अगर 2025 में भी है, हालांकि एक बड़ी समस्या जो हरियाणा प्रदेश के सामने आई थी और टोटल न्यूज़ ने ही उसे उठाने का काम किया था कि काफ़ी सारे ऐसे वोटर्स हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। और एक प्रोविज़न दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि जब तक उसका वोट परिवार के लोग नहीं कटवाएंगे, उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तब तक वोट नहीं काटा जाएगा। और यही वजह है कि हजारों की तादाद में जो है हर एक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे वोटर्स की संख्या हो चुकी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चुनाव के दिन उनका वोट जो है एग्जिस्ट करता है। और यही फर्जी वाड़ा जो है देखने को मिलता है। ये फर्जी वोट भुगता दिए जाते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये फर्जी वोट आसानी से भुगता दिए जाते हैं जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो ये फर्जीवाड़ा जो है वो खत्म होगा। और उसके अलावा
जो शोर वोट चोरी का शोर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मचाया गया और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी कर लिए हैं, तो देखिए ये तो तय करना जरूरी है कि किसका वोट है और किसका वोट नहीं है। उसके अलावा ये भी एक बड़ा मुद्दा बना था कि चुनाव से ठीक पहले किसी भी राज्य में जब चुनाव आते हैं तो उससे पहले लाखों और करोड़ों की संख्या में नए वोट जो है वो बना दिए जाते हैं और महज 365 दिनों के भीतर ये होता है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस मुद्दे को उठाने का काम किया था कि अलग अलग राज्यों का जिक्र वो कर रहे थे कि देखिए महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ, हरियाणा प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ। अलग अलग राज्यों की एक पूरी लिस्ट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई थी और उसमें कहा गया था कि चुनावी वर्ष से ठीक 365 दिन पहले लाखों और करोड़ों की तादाद में जो नए वोटर्स हैं वो जोड़ दिए जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद ये वोटर्स उस राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में जहां चुनाव होते हैं वहां पर एडजस्ट होते हैं। ये आरोप लगाए गए थे। अब अगर इस तरह के कोई आरोप हैं और चूंकि चुनाव आयोग की भूमिका भी यहाँ सबसे बड़े सवालों के घेरे में इस वक्त बनी हुई है और आजादी के बाद मुझे लगता है कि इतना संदेहास्पद माहौल चुनाव आयोग के लिए शायद ही कभी बना हो। तो यही वजह है कि यहाँ पर एसआईआर को आगे बढ़ाने की बात जो है वो फिलहाल की जा रही है। पहला फायदा भारतीय जनता पार्टी जो अपने लिए मान रही है, उनको लगता है कि अगर ये जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके वोट अगर काट दिए जाते हैं तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों में इसका फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमूमन बीजेपी के रणनीतिकार ये मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, कांग्रेस या फिर कोई दूसरा क्षेत्रीय दल ज्यादा वजूद रखता है और एक जाति विशेष के लोगों पर दबी जुबान में आरोप भी वो लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए लाठी के जोर पर, अपने बाहुबल के जोर पर फर्जी वोटों का भुगतान ग्रामीण क्षेत्रों में कर दिया जाता है और ऐसे लोग जो दुनिया में भी नहीं है उनके वोट डाल दिए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये फर्जी वोट नहीं डाल पाते हैं और इसी वजह से अगर इन वोटों को काट दिया जाए तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। इस तरह के अनुमान जो है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लगाते रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ बीजेपी को अपने लिए थोड़ा फायदा तो उन जो लोग इस दुनिया में नहीं है, जो मर चुके हैं, उनके नाम काटने से है। उसके अलावा अगर किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है तो ये यहाँ कांग्रेस पार्टी को भी सजग रहने की जरूरत है। अगर रिव्यू हो रहा है, कुछ भी अगर गलत है तो फिर वो भी आपत्ति डाल सकते हैं, वो भी नाम कटवा सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या होती है कि कांग्रेस पार्टी के लोग सोते रहते हैं और चुनाव का जब परिणाम सामने आता है उसके बाद आपत्तियां दर्ज करवाने लगते हैं। अगर समय रहते अपने बीएलए जो कि राजनीतिक दलों को यहाँ जिम्मेदारी दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि अपने अपने जो है ब्लॉक लेवल एजेंट्स जो है राजनीतिक दल अपने उनके नाम दे, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी बीएलए के नाम नहीं देती है तो ऐसे में किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है, एक पते पर कितने लोग जो है वो बतौर वोटर रजिस्टर कर लिए गए हैं, एड्रेस जीरो पर कितने वोटर्स रजिस्टर कर लिए गए हैं, ये बाद में आपत्तियां आती हैं। अगर समय रहते इन आपत्तियों को टैकल कर लिया जाए, उनका समाधान अगर कर दिया जाए तो फिर चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में नहीं आएगी। वीरेंद्र जी, दो सवाल हैं। सवाल यह है कि 23 साल बाद एसआईआर हो रहा है हरियाणा में, इसका परिवर्तन कितना होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सवाल ये भी जो चुनाव आयोग की भूमिका थी, सरकार पर जो आरोप थे, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे कितना असर डालेगा एसआईआर, और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आगे की प्रक्रिया में कितनी सुगमता आएगी, क्योंकि 2002 की मतदाता सूची से मिलान होने जा रहा है। वोटर्स को लेकर कितना जो असमंजस की स्थिति थी, पशुपेश की स्थिति थी, वो क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्लियर होगी, काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी आएगी, जैसे कि सरकार भी बातें करती रही है, कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया, ये बात कही है। देखिए, मतदाता सूचियों में पारदर्शिता होनी चाहिए, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है जी। मतदाता सूचियों में कुछ ऐसे नाम शामिल कर लिए जाते हैं जो वास्तव में उस क्षेत्र के, उस इलाके के निवासी नहीं होते। तो ये देखिए, अब जो मतदाता सूचियों में नाम शामिल किए जाते हैं ये राजनीतिक पहुंच के आधार पर होते हैं, और देखिए अगर बाद में अगर इन पर आपत्ति की जाती है तो उसका कोई सार नहीं रहता। देखिए, उस समय राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जब सर्वेक्षण होता है तब उस समय आपत्ति नहीं करते, उनको कोई जानकारी नहीं रहती। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो विधिवत व्यवस्था है, वहां के कार्यकर्ताओं की पन्ना प्रमुख है, वो जांच भी करते हैं, वो इसमें इस मतदाता सूची में अमुक नाम है, ये छूट गया है, या गलत नाम जुड़ गया है। लेकिन कांग्रेस के पास संगठन नहीं है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऐसी कोई भावना भी नहीं है जी। भाई, जो एक मिशनरी के रूप में, मतलब जो एक पार्टी के प्रति समर्पण के रूप में देखें कि मतदाता सूची में कोई गलत नाम तो नहीं जुड़ा हुआ या कोई ऐसी अशुद्धि तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ध्यान करती है। और अब जो है कि अब देखिए, चुनाव आयोग का निर्णय बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसे जो लोग जिनकी
या इलाके बदल गए हैं, यहाँ का निवास बदल गया है, या जिनका देहांत हो चुका है, तो ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब मतदान होता है तो जो पहचान पत्र के निर्धारित वो हैं कागज दस्तावेज है, वो दिखाए जाते हैं। तो ऐसे में संभावना तो नहीं होती कि फर्जी मतदान हो, लेकिन उससे एक मतदान के प्रतिशत पर अंतर पड़ता है। भाई इतने अमुक मतदाता हैं, लेकिन इतने प्रतिशत मतदान हुआ, मतदान का प्रतिशत कम होना भी चिंता का विषय हो जाता है जी। तो ऐसे में अगर मतदाता सूचियां प्रमाणिक होंगी तो एक उससे उम्मीदवारों को भी आसानी रहेगी और चुनाव आयोग को भी रहेगी। देखिए, चुनाव आयोग का अपना कोई स्टाफ नहीं होता जी। और ना ही इनको कोई इतना अधिक प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षित कर्मचारी होते नहीं है, अलग अलग विभागों से आए होते हैं, शिक्षक होते हैं, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता होते हैं। तो उनको एक अगर वो मतदाता सूची बनाने का काम दिया जाता है या उसकी प्रमाणिकता की जांच के लिए कहा जाता है, तो वो भी कई बार कागजी खाना पूर्ति करते हैं। वो डोर टू डोर नहीं जाते हैं, वो एक स्थान पर बैठकर ही जो है उसका अपडेट कर देते हैं। तो इसमें कई अशुद्धियां रह जाती हैं और कई बार देखा गया है कि एक ही पते पर कई जो है मतदाता पंजीकृत हो जाते हैं। तो ये कई तरह की अशुद्धियां रहती हैं और भाई आपत्तियां भी दर्ज की जाती हैं। हालांकि चुनाव आयोग पर्याप्त समय देता है, आपत्ति दर्ज करने का भी समय देता है जी। लेकिन ये एक हमारे यहाँ प्रवृत्ति है कि हम सब लोग बाद में जागरूक होते हैं और बाद में आपत्ति करते हैं। तो ये हरियाणा में जहां तक बात है, इसका इसलिए कोई विशेष प्रभाव इसलिए नहीं है, कोई निकट भविष्य में कोई बड़ा चुनाव तो है नहीं। 3 नगर निगमों के चुनाव होने हैं, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला। तो इनके चुनाव होने, तो इनकी मतदाता सूचियों के लिए काम चल रहा है। तो इनमें भी इससे आधार पर ये फैसला हो जाएगा कि मतदाता सूचियां कितनी प्रमाणिक बनी हैं, उसमें क्या कोई शुद्धियां तो नहीं रहेगी। जब 2029 में चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा के, तब की स्थिति अलग होगी जी। तो अभी से अगर मतदाता सूचियों का प्रमाणीकरण किया जाता है तो इस पर ना तो कांग्रेस को आपत्ति है, ना भारतीय जनता पार्टी को, और ना ही दूसरे क्षेत्रीय दलों को। अगर ऐन चुनाव के वक्त पर किया जाएगा तो राजनीतिक दलों को आपत्ति होना स्वाभाविक है। सत्तारूढ़ दल पर यह आरोप लग सकता है कि वो अपने फायदे के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अभी तो कोई चुनाव है नहीं, तो ऐसे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और सभी ये चाहेंगे जो जहां का निवासी है उसको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, और जो लोग गलत ढंग से जिनके नाम मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं उनके नाम कटने चाहिए। वीरेन जी, एक सवाल है, वो महेश ने भी जिक्र किया, देवेंद्र ने भी किया, कुछ लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम अभी तक दर्ज हैं, उसको किस तरह साइडलाइन किया जाए? हमने बिहार में भी देखा, तेजस्वी यादव के पति 2 वोटर ID कार्ड पाए गए, उस पर सवाल उठा, बवाल हुआ, फिर डिप्टी CM विजय सिन्हा ने भी क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने हटवाने के लिए दिए हुए हैं। अगर इस तरीके की परिस्थितियां हरियाणा में भी पैदा होती है तो ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगी? क्या व्यापक स्तर पर जो BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं, वो इजीली कर पाएंगे? क्योंकि बड़ी चुनौतियां तो होंगी, चुनौतियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, चुनौतियां तो हैं, किसी भी काम में चुनौती तो रहती है जी। अब मतदाता सूचियों को आधार से जोड़ने की बात थी, इस दिशा में कुछ काम हुआ, बाद में रोक लग गई। तो लेकिन एक बात है, जिसका एक मतदाता का निधन हो जाता है तो उसका नाम स्वतः सूची से कट जाना चाहिए, और जो कई बार नहीं कटता है, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, जब भी कोई अगर आप मतदान केंद्र में वोट डालने जाएंगे तो आपको प्रमाण तो दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो फोटो से भी मिलान किया जाता है। तो कई रंगीन फोटो में मतदाता सूचियां भी बनी है, क्योंकि जो ब्लैक एंड व्हाइट थी उसमें कई बार फोटो का पहचान नहीं हो पाती जी। लेकिन जब रंगीन अब मतदाता कार्ड भी बने हैं तो उससे एक पहचान आसानी हो जाती है। लेकिन अब काफी कुछ अंकुश लगा है, काफी कुछ सुधार आया है, लेकिन अब जो है कि इसके अलावा जब कोई फर्जी मतदान है उसको रोकने के लिए जब तक अधिकारियों की मिलीभगत ना हो, तो कई स्थानों पर होता है, ऐसी शिकायतें भी मिलती रहती हैं कि कुछ राजनीतिक दल जो है, जो चुनाव के अधिकारी होते हैं, जो उस बूथ लेवल पर होते हैं, तो उनसे सेटिंग कर लेते हैं। ये बात अक्सर शिकायतें आती रहती हैं जी। लेकिन वैसे सब कुछ देखा जाए, पहले से ज्यादा व्यवस्था बदली है और फर्जी मतदान की संभावनाएं ना के बराबर हो गई हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि इसकी हमारी चुनाव प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। अब जिस तरह से आरोप लगते रहे, आरोप तो पहले भी लगते रहे और अब भी लगा रहे हैं, जिस तरह राहुल गांधी ने लगाए कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ गया, पहले इतने प्रतिशत दिखाया गया। तो एक तरह क्या है कि इस तरह की अगर वोट चोरी की जो बातें इन्होंने जो की हैं उस पर अब चुनाव आयोग ने जिस तरह का संज्ञान लिया है, तो इस तरह के आरोप भविष्य में ना लगे और राजनीतिक दलों को कहने का अवसर ना मिले। इस समय राजनीतिक दलों को पर्याप्त अवसर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए उनसे कहा गया है कि वो अपने BLA अधिकारियों की नियुक्ति करें, ताकि इससे एक प्रमाणिकता की जांच भी हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि बाद में देखिए, उस समय राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर समय समय पर उनको आगाह किया जाता है, तो उस समय तो कोई आपत्ति करता नहीं है जी।
वो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी प्रशिक्षित नहीं होते। जी। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो रुचि रहती है, वो एक मिशनरी भावना से, मतलब पार्टी के प्रति समर्पण की भावना से काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं उनमें उस तरह का समर्पण नहीं होता। वो एक चाहे पेड कार्यकर्ता हो चाहे किसी भी रूप में हो, उनका पार्टी के प्रति उतना समर्पण दिखाई नहीं देता, जिससे वो बाद में आरोप लगाते हैं। उस समय तो ध्यान दिया नहीं जाता और बाद में चुनाव आयोग को पर इस तरह के आरोप लगाना एक फैशन सा भी बन गया है। तो इस प्रवृत्ति से अभी से बचने के लिए जो चुनाव आयोग ने पहल की है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगी, ये सवाल लगातार है और हालांकि तैयारियां तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर शॉर्ट में देवेंद्र महेश आपसे शॉर्ट में कंक्लूड करें कि अब आने वाले समय में एक्यूरेसी की बात करें तो वो कितनी नजर आएगी। देवेंद्र पहले, फिर महेश। सौरभ देखिए, ये एसआईआर वाला मामला बिल्कुल ठीक है। मैं एक सवाल ये उठाता हूँ, दरअसल जो लोग मृत हो जाते हैं उनका नाम क्यों नहीं काटा जाता? इसमें परिवारों की गलती है। दूसरी बात, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, झज्जर, ये ऐसे लिए हैं जहां लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं। यहाँ ठेके की प्रणाली है, फैक्ट्रियों में ठेके पे काम करवाया जाता है। ठेकेदार को ठेका देता है कि तेरे को ये काम करना है, वो 150 आदमियों को रखता है। ठीक है, लोग ठीक। बाहर से आते प्रवासी मजदूर, ठीक है। कोई एक समय थोड़ा कम है, कोई देवेंद्र 2 रोक रहा हूं, साल महेश वो शॉर्ट भी में। बनवा लेते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। ये भी एक वजह है। ठीक है। तो कुछ चीज ऐसे है, परिवार के लोग आप देखें, महेश में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो किसी। देवेंद्र, मैं महेश से शॉर्ट कंक्लूड ले लूं। जी महेश। देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है, अगर दोबारा से पुनर्निरीक्षण इन तमाम वोटर लिस्ट का होता है तो ये बेहतरी की बात है। और अगर कुछ लोगों का निधन हो चुका है, उनके नाम हटाए जाएंगे, कुछ फर्जीवाड़ा है वो दुरुस्त होगा, तो इस पे आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को इस पर आपत्ति दर्ज करवाने का कोई कारण मुझे फिलहाल नजर नहीं आता। और चूंकि चुनाव अभी दूर है, तो ऐसे में किसी भी तरह का विरोध इस एसआईआर को लेकर हरियाणा प्रदेश में किया जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल, समय थोड़ा कम है, इसलिए मुझे आप सभी का धन्यवाद करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा में एसआईआर शुरू हो गया है, व्यापक तैयारियां हैं, क्या कुछ परिवर्तन होगा देखना होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।